उपनिवेश भारत जैसे बड़े देश को आजादी मिल गई, तब ये रहा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो गुलाम देश थे, उनकी आजादी भी लगभग सुनिश्चित हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी अनोखा था कि इनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने आंदोलन में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पुरुषों की बराबरी करते हुए इसका नेतृत्व भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था क्योंकि इसने भारत की भावी आधारशिला रखी। ग्वालियर टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने कहा, जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी और वही इस बात का फैसला करेंगे कि इसे किसे सौंपा जाना है। भारत छोड़ो आंदोलन की वार्षिकी के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों के साथ देश के महान नेताओं, क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों और उनके बलिदान को सादर नमन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इंडिया movement was aimed at driving out foreigners, Britishers. But now the relevance of Quit India is still there. Quit India now should apply to ending corruption, ending discrimination, ending disparities, and then ending poverty. This should be a movement of the people, protecting the nature, and then also eliminating the social evils. We should make them to quit India and for that matter the world also. भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास गुमनाम योद्धाओं के बलिदानों से भरा पड़ा है। उस दौर के किसानों, फैक्ट्री मजदूरों, पत्रकारों, कलाकारों, छात्रों, शिक्षा शास्त्रियों और धार्मिक संतों की कई गुमनाम गाथाएं हैं। अगस्त क्रांति एक ऐतिहासिक क्षण था। ये केवल विदेशी दास्तां के खिलाफ महज एक आंदोलन भर नहीं था, बल्कि भारतीय जनता में एक नई चेतना का संचार था। इस नई चेतना ने भारत की आजादी की एक मजबूत जमीन तैयार की, जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत को आजाद करने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध लगातार जारी था और भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजादी की आशा कर रहा था। महात्मा गांधी अहिंसक उपायों और सत्याग्रह से समाज को बदलना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में दुनिया में बदलाव का दौर था। भारत छोड़ो आंदोलन की नींव ऐसे तो 1942 से पहले से चली आ रही आजादी की लड़ाई के रूप में रखी जा चुकी थी, लेकिन इसके तत्कालिक कारणों की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध से बने माहौल से। द्वितीय विश्व युद्ध 1943 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। सितंबर 1943 में युद्ध की शुरुआत में फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल थे। जल्द ही ब्रिटेन के अधीन कुछ देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी इस गुट में शामिल हो गए। 1941 के बाद मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल हो गए। वहीं धुरी राष्ट्र उन देशों का गुट था जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का साथ दिया और मित्र राष्ट्र के खिलाफ लड़े। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख शक्तियां थीं। ब्रिटिश फौजों की दक्षिणी पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। वहीं ये आशंका भी प्रबल होती जा रही थी कि कहीं जापान भारत पर हमला न कर दे। भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई जारी थी। ऐसे हालात में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मित्र देश अमेरिका, रूस और चीन ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में वो भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए पहल करें। इधर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी भारत को पूरी तरह आजाद करने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाल रहे थे। भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने
3 सितंबर 1939 को देश की विधायिका या कांग्रेस से बिना बातचीत किए भारत को भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस में ब्रिटेन का साथ देने के मुद्दे पर मतभेद था। ब्रिटेन हर हाल में भारत का साथ चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लगातार ब्रिटेन की हालत खराब होती जा रही थी। जर्मनी लगातार ब्रिटेन पर आक्रामक होते जा रहा था। लेकिन 1940 और 42 के बीच में इस तरह की परिस्थितियां बनी कि गांधी एकदम से दृढ़ निश्चय और पूरे संकल्प के साथ उन्होंने तय कर लिया कि लड़ना ही है। विश्व युद्ध की वजह से अमेरिकी शक्तियां यहाँ अमेरिका की फौज 1942 में वो भारत में आ गई, बहुत सारे लोग, और इसको गांधी ने और भारत की जनता ने बिल्कुल ही पसंद नहीं किया। अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने, चर्चिल ने, जिन्होंने कहा कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं, हम दुनिया के देशों के लिए आज़ादी चाहते हैं, एक बहुत बड़ा अटलांटिक उनका रेजोल्यूशन था, लेकिन उन देशों में उन्होंने भारत को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत तो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, बाकी देशों को आज़ादी मिलेगी, भारत तो इंग्लैंड का ही हिस्सा रहेगा। भारत का समर्थन हासिल करने के मकसद से ब्रिटेन ने क्रिप्ट मिशन का दांव खेला। स्टेफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने बाकायदा एक योजना तैयार की। इसके जरिए ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं चाहती थी। ब्रिटेन भारत को सिर्फ डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देना चाहती थी और इसके लिए भी कोई समय सीमा तय नहीं थी। वो भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहती थी और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकारों को भी पहले जैसा के पक्ष में थी। कांग्रेस समेत तमाम भारतीय दलों ने क्रिस्प मिशन के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिस्प मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। क्रिस्प मिशन से भारतीयों को निराशा मिली और भारतीय नेताओं को चले जाने का एहसास हुआ। वहीं विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था। जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। अंग्रेज सरकार के रवैये से निराश भारतीयों ने ये मानना शुरू कर दिया कि साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया है। जब अमेरिका ने इंग्लैंड पे दबाव डाला तो एक क्रिप्स मिशन भेजा गया कि भारत की आज़ादी की बात की जाए, और क्रिप्स यहाँ पर आए और भारत के सभी नेताओं से मिले, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी को लेके कोई भी एक पक्की बात कहने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी ज़्यादा निराश हुए। तो उनको ये लगा कि भारत असुरक्षित हो रहा है विश्व की युद्ध की वजह से। ग्रेट ब्रिटेन की सरकार का कोई बिल्कुल इरादा नहीं है और विश्व युद्ध के जितने सारे नुकसान होते हैं वो भारत को हो रहे हैं। अमेरिकी शक्तियां, अमेरिकी फौज जो है वो भारत में आ गई हैं और लग रहा है कि भारत को भी तहस नहस करने का एक संभावना बन रही। जब ये सारी परिस्थितियां हुई तो फिर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने ये तय कर लिया कि अब हमें एक बहुत बड़ी मुहिम, बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़े आंदोलन का एक दौर चलाना है, और वो आंदोलन दौर तभी खत्म होगा जबकि भारत जैसे जैसे दूसरा विश्व युद्ध आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे भारत की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी, जिसके लिए अंग्रेज सरकार को जिम्मेदार माना गया। पूर्वी बंगाल में बहुत से लोगों को बिना मुआवजा दिए उनकी जमीनों से वंचित किया गया। सेना के लिए किसानों के घर जबरदस्ती खाली करवाए गए। इन सब वजहों से अंग्रेज सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष चरम पर पहुंच गया था। पूरा माहौल अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। इसी असंतोषजनक आर्थिक स्थिति ने महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए बाध्य किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। As an assistant commandant in CAPF, I've learned how to face every challenge head on. I am Divya Gupta and with my expertise, I will help you crack देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिली। आने वाली पीढ़ियां आज़ाद हवा में सांस ले सकें, इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन ने जिस आज़ादी की बुनियाद रखी, उसमें सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसकी जानकारी आज भी हमें ब्रिटिश काल में लिखे गए दस्तावेजों से मालूम होती है।
हमारे देश को स्वतंत्रता बहुत ही मुश्किलों से मिली। न जाने कितनी क्रांतियां हुईं और कितने ही क्रांतिकारी शहीद हुए, तब जाकर हम अब आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या अगस्त क्रांति, ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता पाने के लिए देश के महान सपूतों ने कितनी कुर्बानियां दी। अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला देने वाली अगस्त क्रांति के दौरान भी सैकड़ों देशभक्तों ने अपनी जान गंवा दी। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अगस्त क्रांति को लेकर साझा की गई रिपोर्ट की कॉपी भी इस बात की तस्दीक करती है। बहुत बड़ा रोल था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, भारत को आज़ादी मिलने के पीछे जो विचारधारा काम कर रही थी वो भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा थी कि भारत की जनता चाहती है कि भारत की हमारी अपनी प्रतिनिधि सरकार हो, कोई विदेशी यूरोपीय सरकार हमारे पास ना हो। तो ये राष्ट्रवाद के विचार एकदम से यूं ही पैदा नहीं हो गए थे। 19वीं सदी के अंत से धीरे धीरे एक संघर्ष के दौर से ये राष्ट्रवाद के विचार समाज के अलग अलग तबकों तक पहुंच रहे थे। मध्य वर्ग तक पहुंचे, पूंजीपति वर्ग तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, कबीलाइयों तक पहुंचे, मजदूरों तक पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचे। ये दस्तावेज इस बात का सबूत है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने किस तरह अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस आंदोलन ने देश की आजादी के आंदोलन को काफी तेज कर दिया था। 1942 के आते आते राष्ट्रवाद के ये विचार, वो भारतीय लोग जो ब्रिटिश सर्विस में थे, वो भारतीय लोग जो ब्रिटिश फौज में थे, वो भारतीय लोग जो सिविल सर्विसेज में थे, जो कि ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा कर रहे थे, वहां तक भी जब ये पहुंच गए तब फिर ये लगा कि अंग्रेज रुकेंगे कैसे, भारत तो बहुत बड़ा देश है। गांधी जी ने कहा था कि भाई 2-2.5 लाख अंग्रेज लोग यहाँ पर हैं और भारत इतना बड़ा देश है, वो इस देश में तभी रह सकते हैं जबकि भारतीय लोग उनका समर्थन करें। और राष्ट्रीय और क्विट इंडिया मूवमेंट ने, भारत छोड़ो आंदोलन ने ये सुनिश्चित कर दिया कि वो समर्थन जो कि 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेज सरकार को भारतीय लोगों से मिल रहा था, वो अब लगभग नामुमकिन हो गया। तो जब सारे के सारे समाज के सारे लोग दृढ़ संकल्प हो गए अंग्रेजी सरकार को हटाने के लिए, तो फिर वो कैसे यहाँ पे रह पाएंगे? उनका तो रह पाना असंभव हो गया। इस दस्तावेज में कहा गया है कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद मुंबई सिटी में गांधी और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। रिपोर्ट में 15 जगहों पर पुलिस फायरिंग में 8 लोगों के मारे जाने और 44 लोगों के घायल होने की जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा अहमदाबाद में हड़ताल होने और पुलिस फायरिंग में एक की मौत की जानकारी है। इसमें कहा गया है कि पुणे में छात्रों की भीड़ पर पुलिस फायरिंग हुई, जहां एक की मौत हो गई। इसमें सूरत शहर में आंदोलन होने की बात भी कही गई है।